ये भाई, ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एक मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, ये जो चैप्टर का नाम है बल एवं दाब, उसे हम पहले टॉपिक को लिख देते हैं, बल एवं दाब। देखिए, ये दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, और इन पूरी कहानी बल और दाब पर जाकर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं 9th क्लास में, जैसे कि बल का टॉपिक होता है उस टाइप से, लेकिन यहाँ पर बल के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बल के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फोर्स। बल के इतिहास के बारे में सबसे पहली बार अगर कोई साइंटिस्ट अगर बल के बारे में जिक्र किए थे तो वो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल्स, और एक साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, एरिस्टोटल्स और गैलीलियो गैलीली, ये दो साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार बल के बारे में जिक्र किए थे। एरिस्टोटल्स को फॉलिसी बोला जाता है, फॉलिसी मतलब इनके बात में ज्यादा दम नहीं था और बात गिर गई थी, मतलब कि इनका कथन स्टेटमेंट सही नहीं रह पाया। ठीक है, एरिस्टोटल्स का कहना इस बात को था, ठीक है, कि ये कहना ये चीज चाहते थे कि अगर कोई बॉडी को चलानी रखनी है तो इस बॉडी को कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को चलाना है और वो भी यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब एक समान चाल से अगर किसी वस्तु को चलाए रखना है तो उसके लिए बल की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब आप समझिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, मतलब कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए आपको यूनिफॉर्म मोशन में एक समान चाल से चलाए रखने के लिए किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती ही नहीं है। मैं इसे कई तरीके से आपके सामने प्रूव कर सकता हूं कि अगर कोई बॉडी है उसे एक समान चाल से चलाए रखना है तो उसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है। सपोज कीजिए कि मैंने एक हाथ में बॉल लिया और बॉल को मैंने अर्थ पे लुढ़का दिया, बल से लगा के उड़का दिया, बल से लगा करके और इसे छोड़ दिया, बॉल धीरे 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 गई और स्लो डाउन होते गई और अंत में जाकर के, ठीक है, वो एट रेस्ट में आ गई। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस बात को समझे कि अगर मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर फ्रिक्शनल फोर्स, इन सारे तमाम नेट एक्स वाई जेड सारे फोर्स को अगर मैं जीरो कर दूं तो क्या ये बॉल रुकती या यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहती? आप ही बताइए। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो बॉल चलते रहती। जब उस पर सारे फोर्स को हम हटा देते, नेट एक्सटर्नल फोर्स जितना लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये बॉल चलते रहते। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप समझिए कि यूनिफॉर्म मोशन में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रही है, तो वो ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो इस स्थिति में उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है, बिना बाह्य बल के ही वस्तु 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सोचिए अगर आप स्पेस में गए और स्पेस में किसी पत्थर को ऐसे बिक दिए, ठीक है, तो वो पत्थर रुकेगी क्या? वो पत्थर कभी नहीं रुकेगी, वो पत्थर हमेशा इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐसे ही चलती रहेगी जितना की स्पीड से आप बिगे हो। क्यों ऐसे चलती रहेगी मालूम है? क्योंकि वहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। मतलब कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो उस बॉडी को स्थिति में चेंज करने के लिए, बल में स्थिति में चेंज करने के लिए, गति में लाने के लिए या तो उसे रेस्ट में लाने के लिए ऐसे ही कंडीशन में बल लगाया जाता है। ठीक है, और अगर इन सारे फोर्सेस को अगर हम जीरो कर दें तो स्पेस में ये सब सारे फोर्स है नहीं, तो मैंने स्पेस में अगर किसी वस्तु को बिक दिया तो आधी टाइम तक ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। मतलब ये कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी किसी वस्तु को यूनिफॉर्म मोशन में एक समान चाल से चलाए रखने के लिए कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी वस्तु एक समान चाल से चलती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं गैलीलियो पर। ठीक है, गैलीलियो कुछ हद तक सही बात है। गैलीलियो का कहना यह बात था, ठीक है, कि कोई भी वस्तु, ठीक है, या तो दो पोजीशन में होती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है या ऑब्जेक्ट मोशन में होती है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इस दुनिया में है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी। उसकी दो स्टेट होती है, जैसे अब मैटर का दो स्टेट होता है, माफ कीजिएगा, मैटर के तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन आगे जाइएगा तो कुछ और भी आपको मैटर के बारे में मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से गैलीलियो ने कुछ हद तक बात सही कहे कि ऑब्जेक्ट के दो ही पोजीशन होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है या ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में या ऑब्जेक्ट मोशन में होती है। ठीक है, तो ये रही बल के बारे में कुछ बातें। ठीक है, इन्होंने गैलीलियो बाबा जो थे, उन्होंने इन्हीं के बातों को, ठीक है, इन फिलोसफर महाशय की बात को इन्होंने गलत प्रूव किया और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं जो कि प्यारे बच्चों हम आपको 9th क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी उसकी दुनिया में चले जाएंगे तो फिर 8th क्लास की दुनिया अधूरी रह जाएगी। ठीक है, मजा नहीं आएगा, सारा खेल खराब हो जाएगा। इसीलिए 8 को 8 पे ही छोड़ दो और 9th को जब जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो दो साइंटिस्ट आए थे सबसे पहली बार, एरिस्टोटल्स और गैलीलियो। एरिस्टोटल्स का कहना था कि किसी भी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में चलाए रखना है तो बल की आवश्यकता होगी। ये बात गलत है, यूनिफॉर्म मोशन में चलाए रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती, बिना बल के भी चल सकती है। क्लियर है? गैलीलियो का कहना यह है कि ऑब्जेक्ट दो कंडीशन होती है, या तो रेस्ट में या मोशन में। ठीक है, और इन महाशय की जो बात थी यूनिफॉर्म मोशन वाली, ठीक है, उनको गलत प्रूफ करने के लिए बहुत सारा थ्योरी ये दे चुके हैं। ठीक है, वो हम लोग 9th में पढ़ लेंगे। तो बल, अब किताबी भाषा में हम लोग जान जाते हैं कि बल क्या होता है। किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी भी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्लियर है? अब हम धीरे धीरे आपके बुक के, ठीक है, हम आपके सामने बुक ले रखे हैं और बुक के आगे वाले टॉपिक पर आते हैं कि अब बुक और क्या बोलता है। ठीक है, तो आपका अगला जो टॉपिक है बल के रूप। ठीक है, देखिए जी, बल के दो रूप होते हैं, या तो बल लगाने के लिए आप किसी वस्तु पर दबाइएगा या खींचिएगा, यही बल के दो रूप होते हैं, या किसी वस्तु पर दबाव उत्पन्न कीजिएगा या खींचिएगा, यही दो बल के रूप होते हैं। क्लियर है? आपका फर्स्ट टॉपिक में यही दिया हुआ है। सेकंड टॉपिक में बात करते हैं बल का उपयोग। ठीक है, बल का उपयोग, आप बल का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बल के उपयोग से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आपको बतला रहे हैं, ठीक है, कि बल का क्या क्या उपयोग हो सकता है। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, बल
क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, बल के प्रभाव, बल के प्रभाव। देखिए बल क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, ये 6 प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, 6 प्रभाव, वो 6 प्रभाव आपको बतला रहे हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी को मोशन में ला सकता है बल, नंबर पहली कंडीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है मतलब गति में है तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने का काम कर सकता है। थर्ड स्थिति, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो बल लगा करके उसकी स्पीड को अप किया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो उस पर बल लगा करके उसकी स्पीड को डाउन किया जा सकता है, स्पीड को डाउन किया जा सकता है। प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो उसको बल लगा करके उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो कितना बता दिए, देखिए एक रेस्ट से मोशन में लाया जा सकता है, मोशन से रेस्ट में लाया जा सकता है, मोशन से अगर बल लगाओगे तो वस्तु का स्पीड अप हो सकता है, स्पीड बढ़ सकता है, ठीक है। और मोशन अगर बल लगाओगे तो बल लगा करके मोशन को आप डाउन कर सकते हो, स्पीड को डाउन कर सकते हो, सॉरी मोशन अगर आप बल लगाते हैं तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और एक लास्ट हो गया 1 2 3 4 5 6, एक होता है शेप और साइज में भी चेंज कर सकता है बल, ठीक है, शेप एंड साइज। ये 6 प्रभाव बल उत्पन्न कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है भाई साहब? देखिए अगर बल लगाते हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, अगर बल लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, अगर बल लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं बल लगा करके, और अगर आप बल लगाते हो तो वस्तु के ऑब्जेक्ट को आप धीमा भी कर सकते हो, वह गति में अगर हो तो बल लगा करके किसी वस्तु के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी कैसे छक्का मारता है, बल की डायरेक्शन कुछ होती है, जब इसका बॉल हिट करता है तो बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन, ठीक है। शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। आप कई बार देखे होंगे एक्सीडेंट होती है तो पूरा फेस का नक्शा बिगड़ जाता है, देखने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो ये रही टॉपिक इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बल जो लगता है ना वो वेलोसिटी में चेंजिंग करने के लिए ही लगता है। वेलोसिटी क्या होती है उसे छोड़ दो यार, ये हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी तेरे बस की चीज नहीं है, अभी तो इसे मत पढ़ो। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है आपके सामने, क्या है अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया, ये तो भाई डराने वाली बात है। अन्योन्य क्रिया क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी कार को, आपको पुश करना है, धकेलना है, कार कभी कई बार खराब होती है गाड़ी, आप भी कई बार धकेले होंगे गाड़ी को। तो अगर कार खराब होती है तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं, कार के पीछे जाकर चुपचाप खड़ा हो जाने से आपके डर से कार चलने लगेगी क्या? नहीं, कार पर धक्का देना होगा, धक्का देना होगा। इसका मतलब यह है कि बिना कांटेक्ट के अन्योन्य फोर्स, अन्योन्य क्रिया हो ही नहीं सकती है। तो प्यारे बच्चों अन्योन्य क्रिया होने के लिए कोई भी 2 बॉडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जब तक 2 बॉडी नहीं होगा तो अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। अन्योन्य क्रिया कहने का अर्थ ये हुआ कि पहली बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाए और दूसरा पहले पर फोर्स लगाए, ठीक है। मतलब कि अन्योन्य क्रिया होने के लिए कोई भी 2 बॉडी का होना जरूरी है, और जब तक 2 बॉडी नहीं होगा अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। जैसे आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है कि देखिए एक बच्चा जो है कार के पीछे गया है और पीछे जाकर के खड़ा हुआ है, और आप ही के बुक में एक और फोटो इसी में दिया हुआ है, एक बच्चा गया है और इस पे वर्क करना स्टार्ट किया, फोर्स लगाना अप्लाई किया, अब ये कार को धकेलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर इस बच्चे के डर से कार चलने लगी क्या? मतलब कि यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि अन्योन्य क्रिया होने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। क्लियर है? यही होती है अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? अन्योन्य क्रिया तभी संभव है जब कोई 2 वस्तुएं आपस में कांटेक्ट करें, ठीक है। जब 2 वस्तुएं आपस में कांटेक्ट करके और एक दूसरे पर बल लगाए, ठीक है, तो वस्तु गति में होती है। अब ये वस्तु गति में कब होती है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में रुक जाओ, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको कहूं, यहीं पर बता दें आपको, देखो इस वस्तु पर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, इस न्यूटन पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई किया, और 20 ही न्यूटन का फोर्स इधर से भी मैंने अप्लाई कर दिया। तो इस पर नेट रिजल्ट क्या हुआ फोर्स का, क्योंकि आपको पढ़ना है परिणामी बल। परिणामी बल किसी वस्तु पर क्या होगा, 20 न्यूटन इधर से 20 न्यूटन इधर से, तो भाई इस पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स बल कितना लगा, 0। अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं, ठीक है, और ये दोनों ही फोर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक और फोर्स के बारे में आपसे बात कर लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे 20 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर 20 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अभी भी इस पर नेट बैलेंस फोर्स कितना चार्ज हो रहा है, 0। नेट बैलेंस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसको नेट बैलेंस फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है। नेट बैलेंस फोर्स, बैलेंस मतलब क्या चीज, 0, ठीक है। तो नेट बैलेंस फोर्स की स्थिति में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि बाह्य असंतुलित बल का परिणाम 0 हो रहा है, ठीक है। और 0 होने के कारण इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स जो लग रहा है वह बाह्य असंतुलित बल का मान 0 है। इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो मोशन में नहीं आ सकती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आपको से बल के प्रभाव आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, अब अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ पर और बात कर ले रहे हैं आपको से, जैसे मैंने इधर लगाया 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इस पर 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, इधर से इधर लगा रहा है। अब बताइए इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना चार्ज हो रहा है? तो सर 100 में से 20 घटा देंगे, हमेशा 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 न्यूटन। अब इस पर 80 न्यूटन का फोर्स ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर आएगी, और क्या? इसमें बाह्य असंतुलित बल क्या है, नेट बैलेंस फोर्स 0 नहीं है, नेट बैलेंस फोर्स
जीरो नहीं है। अगर ये नेट बैलेंस फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बल इस पर लग रहा है, जो फोर्स इस पर चार्ज हो रहा है, वह शून्य नहीं है। मतलब इस पर शून्य नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लग रहा है और उस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट करेगी। क्लियर है? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम आपको 2-3 चीज समझा दिए, आप ध्यान से समझिए। मैंने समझाने की ये कोशिश किया है कि वास्तव में संतुलित और असंतुलित जैसा कोई बल ही नहीं होता है। बैलेंस और बैलेंस और अनबैलेंस जैसा कोई फोर्स इस दुनिया में होता ही नहीं है। ये एक स्टेट है, स्थिति है। ये एक स्थिति है कि इस पर दो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट बैलेंस फोर्स जीरो हो गया, असंतुलित बल जीरो हो गया, तो ये वस्तु गति में नहीं होगी। मैंने इस पर नेट बैलेंस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फिर से लगा दिए, तभी क्या हुआ, ये दोनों 20 में से 20 घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन इधर का फोर्स लगाया और 100 न्यूटन इधर से फोर्स लगा दिया, तो 100 में से 20 घटाया तो 80, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पर 80 न्यूटन का फोर्स चार्ज हो रहा है, जो 80 न्यूटन से यह फोर्स कहां लगेगी, इस डायरेक्शन में ये गति करना स्टार्ट करेगी। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। पेपर में कई बार पूछता भी है, याद रखिएगा, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स जैसी कोई फोर्स होती ही नहीं है, ये एक स्थिति है, कंडीशन है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया भी अब आप समझ गए। अन्योन्य क्रिया क्या होता है? अन्योन्य क्रिया होने के लिए किसी भी दो बॉडी का होना जरूरी है। अगर जब तक दो बॉडी नहीं होगा तो कोई भी अन्योन्य क्रिया हो ही नहीं सकती है। अन्योन्य क्रिया मतलब कांटेक्ट बॉडी के साथ अगर कोई फोर्स लगता है, ठीक है, तो फोर्स लगता ही है ऑब्जेक्ट को क्या चीज करने के लिए, 6 प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। बताइए, रेस्ट से मोशन, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, मोशन से रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो स्पीड को अप करने के लिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड को डाउन करने के लिए फोर्स लगता है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स लगता है। और ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है भाई साहब, वो शेप और साइज को चेंज करने के लिए लगता है। तो आधी बुक आपकी ऐसी खत्म हो गई बातों बातों में ही। अब आ जाइए अगले टॉपिक पर। क्या है गुरुत्व बल? गुरुत्व बल देखिए, अंग्रेजी होता है भाई साहब ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, गुरुत्व बल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गुरुत्व बल। आइए इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको से बातें करूं, ठीक है, कि ये है अर्थ और ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी वस्तु को अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है, वही गुरुत्व बल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो गुरुत्व बल क्या होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फिर मेरा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों आपको सवाल का आंसर देना पड़ेगा। मान लीजिए इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये अर्थ का क्रोड है, सेंटर वाला पार्ट है, और अगर कोई बॉडी यहां से नीचे की ओर आ रही है, अर्थ के सेंटर में आ रही है, तो यहां के बाद आने पर, या अगर वो ऑब्जेक्ट यहां पर आ गई, तो क्या वो यहां से फिर यहां निकलेगी या नहीं निकलेगी? बताइए आप ही, अगर वो निकलेगी या नहीं निकलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे की ओर आते जा रही है, तो आप जानते हैं कि उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बॉल ऊपर से नीचे आते जाता है तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है। तो मैं ऐसा ही मान लेता हूं कि अगर ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो धीरे धीरे ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ठीक है, माने कि गुरुत्व बल के डायरेक्शन में वो धीरे धीरे नीचे चलती जाए, तो एंड में वो यहां से इधर पार करेगी या नहीं करेगी? इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्लियर है? तो गुरुत्व बल क्या होता है? वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, गुरुत्व बल कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व बल तो जान गए आप लोग। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर ये गुरुत्व बल नहीं होता, ठीक है, अगर ये गुरुत्व बल नहीं होता तो इस पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर भी नहीं होता, पानी बारिश भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जो हवाएं हैं ना, ठीक है, हवाओं को खींच करके रखने का काम इन्हीं का है। ठीक है, तो फिर एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट कि ग्रेविटी का जो फोर्स है, वो तो गुरुत्व बल का जो फोर्स है वो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है किसी वस्तु को, तो क्या मैं अगर पृथ्वी से अगर ऊपर की ओर कोई वायर भेजूं, ऊपर की ओर अगर कोई वायर भेजूं, और अगर वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जानते ही होंगे वायर के अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी या नहीं खींचेगी? इसका भी आंसर हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको से दो सवाल पूछ दिया आज। ठीक है, फर्स्ट ही क्लास में दो सवाल। पहला सवाल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर अर्थ के सेंटर की ओर अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वह नीचे यहां से आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, मतलब कि अर्थ की इस पार से उस पार आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? ये रही पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन कि अगर ये अर्थ जो है सो ग्रेविटी के कारण अपनी और किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, तो क्या ये वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी या नहीं खींचेगी? इसका आंसर आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास है